हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरकेएम सर के ऑफिशियल चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के ब्रह्मास्त्र के बारे में, जिसे अगर आप समझ लिए तो आप यकीन मानिए सीटेट एग्जाम पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, जिस ब्रह्मास्त्र पर हम बात कर रहे हैं वो है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच, जो परीक्षा में हमें सीटेट के सवालों में देखने को मिलता है। और अगर इसे हम ध्यान में रखें तो हम बहुत सारे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। आज हमारे पास सीटेट की तैयारी से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। ये पेडागॉजी के सवालों को हल करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की एक गाइड है। इसे सीटेट का ब्रह्मास्त्र भी कहा गया है और दावा है कि ये सिर्फ शब्दों की सूची नहीं, बल्कि सही उत्तर चुनने की एक पूरी सोच है। चलिए देखते हैं इसमें कितना दम है। दम तो है, लेकिन इसे सिर्फ एक ट्रिक की तरह देखना वो इसकी सबसे बड़ी ताकत को अनदेखा करने जैसा होगा। अच्छा, असल में ये टैग वर्ड्स हमें उस मूल दर्शन को समझने में मदद करते हैं जिस पर आज की पूरी शिक्षा नीति, चाहे वो NCF हो या NEP 2020, आधारित है। यह हमें सिखाता है कि एक शिक्षक की तरह कैसे सोचा जाए। वाह, शिक्षक की तरह सोचना, ये तो बहुत गहरी बात है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इस पूरी तकनीक का आधार एक मूल मंत्र पर टिका है, बच्चा भगवान है। ये सुनने में बहुत बड़ा वाक्य लगता है। इसका क्लासरूम में क्या मतलब है? इसका मतलब सब कुछ है। ये वो एक लाइन है जिससे पेडागॉजी के आप मानिए 70 से 80% सवाल हल हो सकते हैं। अच्छा, देखिए, इस मंत्र के दो पहलू हैं। सकारात्मक पहलू कहता है बच्चा सक्रिय है, यानी बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे हम ज्ञान से भरेंगे। वो अपने आप में एक खोजी है, एक वैज्ञानिक है जो ज्ञान का निर्माण खुद करता है। और दूसरा सकारात्मक पहलू है व्यवस्था लचीली है। इसका मतलब अगर बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कमी बच्चे में नहीं, हमारे सिखाने के तरीके में है। बिल्कुल, सिस्टम को, स्कूल को, टीचर को बच्चे के लिए बदलना होगा, ना कि बच्चे को सिस्टम के लिए। यही तो बाल केंद्रित शिक्षा का सार है। अब इसके उल्टे पहलू को देखिए, जो लाल बॉक्स में है और जिससे हमें हमेशा बचना है। पहला पॉइंट, बच्चा अज्ञानी है। अच्छा, ये मानना कि बच्चा कुछ नहीं जानता, वो कोरी स्लेट है, ये सबसे बड़ी गलती है। हर बच्चा अपने अनुभव और अपने ज्ञान के साथ स्कूल आता है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है बच्चे में कमी निकालना और व्यवस्था को कठोर रखना। यानी टीचर का काम बच्चे को ठीक करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। और नियम ऐसे नहीं होने चाहिए जो बच्चे की जिज्ञासा को ही खत्म कर दें। एकदम सही। इसीलिए नीचे की पीली पट्टी पर जो लिखा है वो हमारा सबसे बड़ा नियम है। क्या लिखा है? अगर कोई विकल्प बच्चे को निष्क्रिय यानी पैसिव मानता है या उसे दोषी ठहराता है तो वो विकल्प 100% गलत है। 100%? हाँ, पूरा शिक्षण बच्चे के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। यही हमारा ध्रुव तारा है। तो अगर हमें बच्चे को एक सक्रिय खोजी मानना है तो जाहिर है कि हम उसे रट्टा मारने वाले तरीके से नहीं सिखा सकते। नहीं सिखा सकते। यहीं पर हमारी पहली थीम आती है, सीखने का स्वरूप। हाँ, ये सीधे सीधे उसी मूल मंत्र से जुड़ा है। सकारात्मक तरीका क्या है? सक्रिय अन्वेषण, मतलब बच्चा खोजबीन कर रहा है। दूसरा, करके सीखना, मतलब हस्तपरक अनुभव। लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा मिट्टी से खेल रहा है, ब्लॉक्स जोड़ रहा है, कुछ प्रयोग कर रहा है। ज्ञान का असली निर्माण यही होता है। और इसमें विश्लेषण और दैनिक जीवन से जुड़ाव भी शामिल हैं। मतलब जो भी सिखाया जाए वो उसकी दुनिया का हिस्सा लगे, कोई किताबी बोझ नहीं। बिल्कुल। विश्लेषण का मतलब है कि बच्चा सिर्फ जानकारी को निगल नहीं रहा है, बल्कि उसे तोड़कर, जोड़कर उसके हर पहलू पर सोच रहा है। और अगर गणित के सवाल उसकी दुकान की खरीदारी से नहीं जुड़े तो वो ज्ञान उसके लिए बेमानी है। यहाँ एक बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। नेगेटिव लिस्ट में वेधन और अभ्यास यानी ड्रिल एंड प्रैक्टिस लिखा है। लेकिन गणित के पहाड़े या केमिस्ट्री के फॉर्मूले वो तो अभ्यास से याद होते हैं, तो ये हमेशा नेगेटिव क्यों हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ वेधन और अभ्यास का मतलब है मैकेनिकल रेपिटेशन, मतलब बिना सोचे समझे एक ही चीज को बार बार करना। ये रचनात्मकता को मारता है। अच्छा। हाँ, कुछ चीजों के लिए अभ्यास जरूरी है, लेकिन अगर कोई विकल्प इसे ही सीखने का एकमात्र या सबसे अच्छा तरीका बताए तो वो गलत है। पेडागॉजी में संदर्भ सबसे जरूरी है। समझ गया। बाकी नेगेटिव शब्द तो बिल्कुल साफ है,
निष्क्रिय, रटना और पुनरुत्पादन, यानी जैसा सुना वैसा ही उगल देना, ये सब सीखने के दुश्मन है। ये करके सीखने वाली बात सीधे सीधे कक्षा के माहौल से जुड़ती है। बिल्कुल। आखिर बच्चे तभी तो कुछ करेंगे जब उन्हें डर नहीं बल्कि आजादी महसूस होगी। ये हमारी अगली थीम है, कक्षा का माहौल। एकदम। एक अच्छी कक्षा का माहौल हमेशा लोकतांत्रिक होता है, जहां हर बच्चे को अपनी बात कहने, सवाल पूछने, बहस करने का हक हो। वहां सहयोग होता है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, जिसे वाइगोत्स्की ने भी बहुत महत्व दिया है। बैठने की व्यवस्था में भी लचीलापन होता है। बच्चे कभी गोले में बैठे हैं, कभी ग्रुप्स में। इसमें एक शब्द है तदनुभूति यानी एम्पैथी, और नेगेटिव लिस्ट में है सहानुभूति यानी सिंपैथी। ये अंतर अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि टीचर को बच्चे की परेशानी देखकर दुखी नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझिए, सहानुभूति का मतलब है किसी के लिए बुरा महसूस करना, उस पर तरस खाना, ओ बेचारा बच्चा। अच्छा। इसमें आप खुद को उससे ऊपर रख रहे हैं। लेकिन तदनुभूति का मतलब है खुद को उसकी जगह रखकर महसूस करना कि वो कैसा महसूस कर रहा है, ताकि आप उसकी मदद कर सकें। ये बराबरी का रिश्ता है। इसीलिए सहानुभूति नेगेटिव है और तदनुभूति पॉजिटिव। समझ गया। और नेगेटिव माहौल तो सीधा है कठोर अनुशासन, भय, दंड और शिक्षक केंद्रित कक्षा, जहां शिक्षक ही सब कुछ है और उसका एकमात्र लक्ष्य सिलेबस पूरा करना है। हाँ, ये वो माहौल है जहां सीखना कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगली थीम में एक चेतावनी है, मानकीकरण का जाल। मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज्ड। ये शब्द सुनने में तो बड़ा अच्छा ऑफिशियल सा लगता है, फिर ये एक जाल क्यों है? ये सीटीईटी का सबसे बड़ा पेच है, सबसे बड़ा जाल। मानकीकृत का मतलब है सबके लिए एक जैसा, वन साइज फिट्स ऑल। एग्जैक्टली। मानकीकृत परीक्षा, मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये इस सोच पर आधारित है कि सारे बच्चे एक जैसे हैं और उन्हें एक ही पैमाने पर तौला जा सकता है। ये बाल केंद्रित शिक्षा के मूल सिद्धांत यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के खिलाफ है। तो इसका मतलब क्लास में बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, जैसे तेज बच्चों का ए सेक्शन और कमजोर बच्चों का सी सेक्शन, ये भी गलत हुआ? ये तो अपराध है, शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है। इसे एक समान ग्रुपिंग कहते हैं और ये भेदभाव को जन्म देता है। तो इसकी जगह क्या करना चाहिए? इसकी जगह हमें विभेदित निर्देश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, यानी हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से अपने सिखाने के तरीके को बदलना। और कक्षा में विषम जातीय समूह बनाने चाहिए, जहां अलग अलग क्षमता वाले बच्चे एक साथ काम करें और एक दूसरे से सीखें। तो अगर हम हर बच्चे को अलग मान रहे हैं, तो उनका मूल्यांकन, उनका असेसमेंट कैसे होगा? यहीं से हमारी अगली थीम मूल्यांकन और गलतियां शुरू होती है। एक तरफ पौधे को पानी देने की तस्वीर है और दूसरी तरफ फेल की मुहर। ये तस्वीरें मूल्यांकन के दो बिल्कुल अलग मकसद दिखाती हैं। नेगेटिव मकसद है योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट, जो साल के अंत में होता है। हाँ, यानी साल के अंत में पेन पेपर टेस्ट लेकर बच्चे पर पास या फेल का ठप्पा लगा देना, उसे रैंक देना। इसे सीखने का आकलन कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये बच्चे को लेबल करता है, होशियार, गधा, धीमा सीखने वाला। ये सब जहर है। और पॉजिटिव तरीका, वो पौधे को पानी देने वाली तस्वीर, वो है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये सीखने के दौरान लगातार चलता रहता है। अच्छा। इसका मकसद बच्चे की कमियों को पकड़कर उसे सुधारने के लिए फीडबैक देना है, ठीक वैसे ही जैसे पौधे को बढ़ने के लिए पानी दिया जाता है। इसे सीखने के लिए आकलन कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और गलतियों के बारे में क्या? हमारी शिक्षा व्यवस्था तो गलतियों को एक तरह से पाप मानती है। और यही सबसे बड़ी गलती है। इस गाइड के अनुसार त्रुटियां या भ्रांतियां ये सीखने की खिड़कियां हैं। ये क्या? हाँ, विंडोज। वे हमें बताती हैं कि बच्चा सोच कैसे रहा है। वो सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इन गलतियों का निदान करके ही तो उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो मूल्यांकन का मकसद बच्चे को आंकना नहीं, बल्कि उसे समझना है। बिल्कुल। और समझने के लिए हमें ये भी जानना होगा कि बच्चा सोचता कैसे है। ये हमें अगली थीम चिंतन कौशल पर ले आता है। हाँ। हमें बच्चे में अभिसारी चिंतन मतलब कॉन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देना है, जो सिर्फ एक सही उत्तर की तरफ भागता है। ये बंद अंत वाले प्रश्नों से जुड़ा है, जिनका जवाब हाँ या ना में होता है। ये रटने को बढ़ावा देता है। और इसी से स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट भी बनता होगा। एकदम।
कि मेरी बुद्धि तो बस इतनी है, ये बदल नहीं सकती। तो हमें किस तरह की सोच को बढ़ावा देना है? हमें अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना है, जहां एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान सोचे जाते हैं। ये रचनात्मकता की जड़ है। इसके लिए मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछने पड़ते हैं। और सबसे ऊपर है समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी बात को जस का तस मान ना लेना, बल्कि उसके गुण दोष दोनों पर विचार करना। बच्चे अपनी सोच को भाषा के जरिए ही तो व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। हमारी अगली थीम भाषा और संचार इसी पर है। यहाँ बहुभाषिकता को एक पॉजिटिव टैग वर्ड बताया गया है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। पुरानी सोच थी कि क्लास में सिर्फ एक मानक भाषा बोली जानी चाहिए, लेकिन अब हम मानते हैं कि बहुभाषिकता एक संसाधन है, एक रिसोर्स है, रुकावट नहीं। अच्छा। बच्चे की मातृभाषा उसकी पहचान है, उसकी ताकत है। उसे अपनी भाषा में खुद को व्यक्त करने के भरपूर अवसर देने चाहिए। और नेगेटिव क्या होगा? बच्चों को मुश्किल तकनीकी शब्दावली और परिभाषाएं रटाना या उनकी भाषा की उपेक्षा करना। बिल्कुल। किसी बच्चे की भाषा को नज़रअंदाज करना, उसे चुप कराना या सिर्फ एक भाषा पर जोर देना, ये सब बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ने जैसा है। अभी तक तो बातें बहुत साफ थी, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन अब कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जो स्थिति के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं, जैसे प्रोत्साहित करना। सही पकड़ा। यहाँ हमें हमेशा देखना होगा कि किस चीज को प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया जा रहा है। मतलब सवाल पूछने को प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है, लेकिन रटने को प्रोत्साहित करना नेगेटिव है। वहीं रटने को हतोत्साहित करना वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ। इसी तरह चुनौती शब्द को देखिए। जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देना बहुत पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे को ऐसी चुनौती देना जिससे वो अपमानित महसूस करे, वो नेगेटिव है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प तुलना है समानता और समता की, इक्वालिटी और इक्विटी की। तस्वीर में 3 लोग मैच देख रहे हैं। समानता में तीनों को एक ही साइज का बॉक्स दिया गया, जिससे सबसे छोटा लड़का फिर भी नहीं देख पाया। हाँ, समानता का मतलब है सबको एक जैसा देना, चाहे जरूरत हो या न हो। ये शिक्षा में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अच्छा। लेकिन समता यानी इक्विटी का मतलब है जरूरत के हिसाब से मदद देना। तस्वीर में छोटे लड़के को 2 बॉक्स दिए गए ताकि वो भी बराबर देख सकें। यही समावेशी शिक्षा का आधार है। जिसे जितनी जरूरत है उसे उतनी मदद दो। ये बात जेंडर के मुद्दे पर भी लागू होती है और तुलना पर भी। शर्मा जी के बेटे को देखो, ये तुलना तो हम सब ने सुनी है। और ये बहुत हानिकारक है। दूसरों से तुलना करना या बच्चों में प्रतिस्पर्धा कराना हमेशा नेगेटिव है। ये हीन भावना पैदा करता है। तो क्या कोई तुलना पॉजिटिव भी हो सकती है? हाँ, स्वयं से तुलना। मैं कल से आज कितना बेहतर हुआ, ये आत्म सुधार को प्रेरित करता है। और जेंडर के बारे में? जेंडर रूढ़िवादिता, पक्षपात, भूमिका, ये सब नेगेटिव हैं। इसका कोई असल क्लासरूम का उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। अगर टीचर लड़कों से कहे कि लड़कियों की तरह रो मत, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता है। अगर वो लड़कों को ही मुश्किल सवाल दें, तो ये जेंडर पक्षपात है। और अगर वो कहें कि लड़कियां होम साइंस लेंगी और लड़के गणित, तो ये जेंडर भूमिका को पक्का करना है। ये सब गलत हैं। पॉजिटिव है इन रूढ़ियों को चुनौती देना, जैसे कहानी में पापा को खाना बनाते हुए दिखाना। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुनने में बड़े भारी लगते हैं, जैसे फंक्शनल फिक्सेडनेस और मेटाकॉग्निशन। चलिए इन्हें सरल बनाते हैं। फंक्शनल फिक्सेडनेस यानी कार्यात्मक स्थिरता एक नेगेटिव चीज है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये मान लेना कि एक चीज का बस एक ही काम है, जैसे स्केल का काम सिर्फ लाइन खींचना है। एक रचनात्मक बच्चा उससे ब्रिज भी बना सकता है। ये सोच क्रिएटिविटी को रोकती है। और रिस्पॉन्स सेट भी नेगेटिव है? हाँ, इसका मतलब है हर सवाल का एक ही रटा रटाया जवाब देना, चाहे सवाल थोड़ा अलग ही क्यों ना हो। इसमें सोच का लचीलापन खत्म हो जाता है। और इसका पॉजिटिव उल्टा? ये सुनने में भारी है, पर इसका मतलब बस इतना है कि बच्चा ये सोचने लगे, अरे मुझे ये समझ क्यों नहीं आ रहा, मुझे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। अपनी सोच के बारे में सोचना। बिल्कुल। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग अपने दिमाग का मैनेजर बनने जैसा है। ये बहुत ऊंचे स्तर का कौशल है। अब हम आते हैं सबसे बड़े खतरे पर, जिस पर एक स्टॉप साइन बना है, केवल, ओनली। ये शब्द इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया को सीमित कर देता है।
अधिगम यानी लर्निंग बहुआयामी होती है। जैसे ही कोई विकल्प कहता है कि केवल पाठ्यपुस्तक से सीखना चाहिए या केवल शिक्षक ही ज्ञान दे सकता है, वो हमारे बच्चा सक्रिय है वाले मूल मंत्र के खिलाफ चला जाता है। इसलिए केवल, मात्र, सिर्फ ही वाले विकल्प 99% गलत होते हैं। इसका कोई अपवाद है? हाँ, एक ही अपवाद है, जब सवाल खुद नेगेटिव हो, जैसे इनमें से क्या नहीं करना चाहिए, और एक विकल्प हो बच्चों को केवल व्याख्यान विधि से पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ ये सही जवाब होगा। क्योंकि सवाल ही नेगेटिव है। सही। और अंत में एक पूरी चीट शीट है, हमेशा चुनें और हमेशा बचें। ये तो पूरे विश्लेषण का सार है। बिल्कुल। हमें हमेशा उन विकल्पों को चुनना है जिनमें अवसर, विविधता, त्रुटियां, सहज स्वाभाविक, संदर्भित स्कैफोल्डिंग और समावेशी जैसे शब्द हों। और हमेशा बचना है? हमेशा बचना है व्याख्यान, फिक्स्ड स्टेप्स, पृथक्करण, स्मरण, पुरस्कार, दंड, निष्क्रिय और मानकीकृत जैसे शब्दों से। तो इन सभी टैग वर्ड्स का निचोड़ यही है कि हमें हमेशा उस विकल्प को चुनना है जो बच्चे को एक सक्रिय, जिज्ञासु और सम्मानित इंसान मानता है। हाँ। और एक ऐसे सिस्टम का समर्थन करता है जो लचीला, मानवीय और समावेशी हो। ये सिर्फ परीक्षा पास करने की ट्रिक नहीं, बल्कि शिक्षा के सही दर्शन को अपनाने की बात है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में जो पंक्ति लिखी है वो सोचने पर मजबूर करती है। शिक्षण एक कला है और आप उसके कलाकार हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सब नियम कानून अपनी जगह है, लेकिन असल क्लासरूम में एक शिक्षक को एक कलाकार की तरह ही सोचना पड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक शिक्षक इन सिद्धांतों को सिर्फ नियमों की तरह इस्तेमाल ना करके अपनी कक्षा में एक कलाकार की तरह कैसे लागू कर सकता है, ताकि हर बच्चा अपनी अनूठी क्षमता के साथ खिल सके।